Hello students, welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you for all of you dear students. आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव एंड आप बच्चों को मेरे तरफ से ये आशीर्वाद है कि आप सभी बच्चों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है बहुत बहुत अच्छा आप कर सके और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। तो आज हम जो टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फ्रॉम साइंस। देखिए इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सब कुछ चीज हम कवर तो करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने के पूरे चांसेस रहते हैं, ऐसे पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हम कंप्लीट चैप्टर कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो जाए कम से कम समय में, तो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए कितना इजी है इसको शॉर्टकट तरीके से रिवाइज करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 11 में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं। जो छोटी छोटी डेफिनेशन है शुरुआत से फर्स्ट पेज से, तो सबसे पहले पेज के ऊपर आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस क्लोज पाथ। ओके, इट इज कंटिन्यूअस क्लोज पाथ थ्रू विच द करंट इज फ्लो। ठीक है, ये कंटिन्यूअस क्लोज पाथ होता है, अगर बीच में से कोई ब्रेक आ जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। सो इट इज कंटिन्यूअस क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो। अब सेकेंड डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? तो एम्पियर रहेगा, ए फॉर एम्पियर। एम्पियर क्या है? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? तो I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो Q बाय T इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा, ध्यान में रखिएगा। Q इज व्हाट? इट इज द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर or from one point to another in a given time t. So I is equal to Q by T is the formula for the electric current. उसके बाद आते हैं अब चार्ज के बारे में। चार्ज जो रहता है, जैसे चार्जेस जो भी चार्जेस रहेंगे वो कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम सी। अब कूलम ये जो क्वांटिटी है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं? तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। या तो रहते हैं 1 कूलम कंटेन 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहता है। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये दो क्वांटिटी जो है टेक्स्ट बुक में दिया, इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से याद में रखना है। हो सकता है कि एमसीक्यू में ये पूछा जाए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नंबर आपको याद रखना है। 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज how much it is? 1.6 into 10⁻19 कूलम। ओके, अब देखिए इसके बाद जो आता है टॉपिक वो है डिफाइंड 1 एम्पियर ऑफ करंट। डिफाइन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। अब देखिए करंट का डेफिनेशन क्या है? I इज इक्वल टू Q बाय T। अगर 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है तो क्या होगा? 1C अपॉन 1 सेकेंड आए। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर बोला जाए, ओके, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 1 सेकेंड, देन द करंट जनरेटेड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होते 1 सेकेंड में, तो करंट कितना जनरेट होता है? 1 एम्पियर। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए करंट के बारे में और भी छोटी छोटी चीजें इसमें दी है चैप्टर में। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट, ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको कोई भी चीज मिस नहीं करना है। अब देखो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट की बात करें तो 2 स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट है। एक तो है मिली एम्पियर और दूसरा है माइक्रो एम्पियर। सिंबल ध्यान में रखिएगा, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो 1 मिली एम्पियर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर एंड माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये 2 स्मॉल क्वांटिटी भी आप बच्चों को याद में रखना पड़ेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ओरली ऊपर ऊपर देखकर नहीं पढ़ाई कर सकते, डीप में जाइए, हर चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, एक एक लाइन ध्यान दीजिए क्या दिया है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें छुपी रहती है टेक्स्ट बुक में से और वहीं से क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये चीज हमने पढ़ ली। उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन क्या रहता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। आई इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहेगा? इट इज ऑलवेज फ्लो ओके इन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी रहेगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपको कहा ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे I की वैल्यू दी है कुछ, ओके, I की जो भी वैल्यू दी है और टाइम दिया है, अगर टाइम, यहां ध्यान देना आपको, इस टाइम के ऊपर इससे रिलेटेड I की वैल्यू गिवन है और T दिया है सपोज मिनट में, तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो भी टाइम दिया रहेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल में टी अगर मिनट में दिया है, जैसे 1 मिनट 10 मिनट, तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 60। ओके, तो ये चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है। चलिए, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल तक की बात हो गई है, डायरेक्शन भी हमने देख लिया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्टकट में लिखा जाता है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय वी, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैटरी हो गई या फिर सेल हो गया, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अलग अलग। ओके, जैसे 6 वोल्ट 12 वोल्ट बैटरी लेते हैं। ओके, तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी सर्किट डायग्राम दिया रहेगा तो वी की वैल्यू वहां दी रहेगी, नहीं दी है तो हमें न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने के लिए भी कहा जा सकता है। ओके, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देखिए मैक्सिमम केसेस में हमें शुरुआत कैसे करनी है डेफिनेशन में, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग सम करंट, तो ये सेंटेंस याद में रखिएगा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग सम करंट, ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। जैसे कोई भी, जैसे एक सर्किट ले लेते हैं, उसमें पॉइंट टू पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ए टू बी, द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ unit charge from one point to another, okay, from one point to another, okay, जो भी वर्क डन में से रहेगा to move unit charge from one point to another, that is called as the potential difference। ध्यान में रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में what will be the charge, कितना चार्ज है, 1 unit of charge, okay, move from one point to another, जो भी इसके लिए वर्क डन रहेगा that is the potential difference। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू होता है, इट इज W बाय क्यू, ओके, इट इज W बाय क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। ध्यान में रखिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, डेफिनेशन के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होगा, W बाय क्यू हो जाता है। अब यह आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका यूनिट तो हमें पता है, यूनिट क्या है इसका, यूनिट इज, ऐसा यूनिट इज वोल्ट, जो कि V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला और डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, चांसेस रहते हैं इसके पूछे जाने के एज कंपेयर टू अदर डेफिनेशन। तो यह हो गया फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट V हो गया। आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1 वोल्ट अगर यहां देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, W फॉर वर्क डन when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म किसका, 1 वोल्ट का। इसी को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge, okay, then the potential difference in a circuit is said to be 1 volt। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन था पोटेंशियल डिफरेंस का और 1 वोल्ट का। अब आते हैं सर्किट डायग्राम में, ओके, सिंबल्स में। जैसे सर्किट डायग्राम में जो सिंबल्स अलग अलग दिया है टेक्स्ट बुक में, तो बहुत सारे सिंबल्स है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल जो है वो आपको मेमोराइज करनी है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है ये, आपको पता है, दिस इज व्हाट, रेजिस्टर। रेजिस्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसी सिंबल में अगर जैसे ये एरो अगर दे दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टर, ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको हम। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा,
दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट। करंट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम है। ओके, इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को दूसरे सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया गया, ध्यान में रखिएगा। ओके, इस तरीके से एरो इसको यहाँ शो करते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, एरो से शो किया जाएगा इस तरीके से। ओके, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से डिनोट करते हैं दो फिगर से। तो ये फिगर आपको, ये सिंबल याद रखना है सर्किट डायग्राम में। अगर इन केस, क्योंकि बुक में दिया है तो इसके चांसेस भी हो सकते हैं कि पूछ ले, तो फिर आप कंफ्यूज ना होना चाहिए। तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, इसमें 1 वोल्ट भी हमने डिफाइंड कर लिया। ओके, जैसे सिंबल जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एम्पियर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे हमें पता ही है। ओके, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट डायग्राम में। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। The potential difference is directly proportional to the current flowing in a circuit। तो इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है आपको, तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगा ओम्स लॉ का? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट अ गिवन टेम्परेचर या फिर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आप ये बोल सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर वर्ड डालना भूलना नहीं है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR। ओके, R फॉर व्हाट? R इज द रेजिस्टेंस। ओके, ध्यान में रखिएगा, जो भी मेटालिक वायर यूज होगा इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका रेजिस्टेंस मतलब R। अब रेजिस्टेंस का भी डेफिनेशन हमें करना है। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मेटालिक वायर कंडक्टर, जो भी बोलिए, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये चीज आपको भूलना नहीं है। तो रेजिस्टेंस अगर आ जाता है तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? इट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, कंडक्टर, जो भी वो बोल सकते हैं। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन जो है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये दोनों डेफिनेशन जो उसमें से कोई भी लिखा तो चल जाएगा। ओके, तो आर को आप सेपरेटली थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। इसी के ऊपर से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, अब देखिए आर रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। तो मतलब ओम्स लॉ को हम 3 अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया वाला क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, 1 या 2 मार्क्स के लिए। डिफाइन व्हाट 1 ओम, ये डायरेक्टली पूछते हैं डिफाइन 1 ओम, या इस फॉर्म में पूछा जाता है डिफाइन 1 ओम। ओके, अब जब ये डेफिनेशन पूछेगा तो आपको सबसे पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना आना चाहिए। 1 ओम इज इक्वल टू कितना होगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, 1 ओम का ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको आना चाहिए। अब इसी मैथमेटिकल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म की, स्टेटमेंट फॉर्म में। सो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब रहेगा? द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर और मेटल वायर इज सेड टू बी 1 ओम, ओके, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 1 एम्पियर एंड 1 वोल्ट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी मेटल वायर या कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब रहेगा? जब व्हेन the potential difference across it is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere. Okay, इसको दूसरे तरीके से चेक करते हैं। If the current flowing through the metallic wire is 1 ampere and potential difference across it is 1 volt, then what? The resistance of that conductor is said to be 1 ohm. तो ये तीनों वर्ड्स आने चाहिए, 2 और ये तीसरा। ओके, तो ये 1 ओम का मैंने डेफिनेशन अच्छी तरीके से बता दिया। आप जो भी वर्डिंग बोलता हूं आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में क्या है? एक ग्राफ है, ध्यान में रखिएगा। ओम्स लॉ में ये जो ग्राफ बनता है वी आई का, वी वर्सेस आई, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस व्हाट, करंट के लिए, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि वी अपॉन आई जो रहता है कांस्टेंट रहता है, जो कि आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गिवन मटेरियल जो भी यूज होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो होप सो कि ओम्स लॉ समझ में आ चुका होगा। ओके, अब उसके बाद आता है कि नेक्स्ट
फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस, देखिए इस फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कोई भी मटेरियल मेटल वायर है, ओके, कंडक्टर है, ओके। अब यहाँ जो फैक्टर्स है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ओके, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से अभी थोड़ा जस्ट प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा, फिर भी शॉर्टकट में यहां बता देता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर काय पे डिपेंड करता है। कोई भी मटेरियल से हो, मेटल वायर हो, डिफरेंट टाइप के मेटल्स रहते हैं, तो रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है? सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल, ओके, बिकॉज मेटल्स वैरी करते हैं एक दूसरे से, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है उनकी। तो पहला जो फैक्टर है विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल वायर बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं, वो नेचर ऑफ मटेरियल रहेगा। दूसरा, सो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड क्या है? लेंथ ऑफ वायर, थर्ड क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसे तीन मेजर फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चौथा भी फैक्टर है लेकिन आपके सिलेबस में वो इंक्लूड नहीं है, फिर बता देता हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फोर्थ फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। और कंडक्टर जो भी मेटालिक वायर है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, भी तो ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स कौन से याद में रखना? नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात अगर करें तो थिकनेस से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी मेटल वायर है, कितना थिकर है, कितना थिनर है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। साथ में अब रेजिस्टेंस का हमें ये पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I, ठीक है। अब रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है? इस दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मैथमेटिकल फॉर्म रो इज इक्वल टू हो जाता है L अपॉन A, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुका हूं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा, बहुत इंटरेस्टिंग बताया था मैंने आपको। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A आ गया यहाँ। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस और आई के बारे में थोड़ा रिलेशनशिप फिर से एक बार बता देता हूं। तो लेंथ इंक्रीज होता है, लेंथ के बारे में पहले देख लेते हैं। लेंथ, ओके, लेंथ अगर इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन करंट डिक्रीज होता है। अगर लेंथ डिक्रीज करेंगे, लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, लेकिन करंट वहां इंक्रीज होगा। तो ये रिलेशनशिप मैंने बताया था और अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पहले देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया बढ़ेगा तो इस फ्रैक्शन का आंसर कम होगा, ओके, मतलब आर क्या रहेगा? डिक्रीज होगा, ओके। आर डिक्रीज होगा तो करंट कभी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आर और आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। कभी भी ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस करंट इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस और करंट के बीच का जो मैं बता रहा हूं, तो ये सिंपल सा याद में रखना है आपको कि रेजिस्टेंस इंक्रीज जब भी होता है तो करंट डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होगा, ओके। और ये रेजिस्टेंस ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, अब देखते हैं इसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। जैसे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर, ओके, ध्यान में रखें, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टर मतलब कंपोनेंट हो सकता है, पीस ऑफ वायर हो सकता है, छोटा इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, उसको रेजिस्टर नाम दिया जाएगा, और उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो देखिए सबसे पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे ये सिंपल सा ड्रॉ कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये की हो गया, ये एमीटर यहाँ हो गया, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, यहाँ रेजिस्टेंस हम जोड़ लेते हैं सीरीज में, ओके। ये हो गया, जोड़ लिया हमने सीरीज में, इसकी वैल्यू है R1 R2 एंड दिस इज R3। नाउ दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की, देखिए यहाँ खाली जगह छोड़ दी। इन केस अगर फिगर ड्रॉ करना आता, देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान, आप गलती से
ये की बना लिया है और यह खाली जगह छोड़ दी, सर्किट इज इनकम्प्लीट। ओके, करंट फ्लो ही नहीं होगा जब तक आप इसमें डॉट नहीं लगाओगे। दिस इज नाउ कंप्लीट सर्किट। ओके, अगर डॉट नहीं लगाए तो इनकम्प्लीट क्यों है? डिस्कनेक्ट हो गया है, ज्वाइंट नहीं है। ओके, इसको बोलेंगे की इज ओपन। दिस वन इज कॉल्ड एज की इज ओपन। की इज ओपन मतलब बंद है, करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब डिस्कनेक्टेड है जब तक आप इसमें डॉट नहीं डालोगे। नाउ इट्स ऑन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए 3 रेजिस्टर कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक कनेक्ट किया गया है रेजिस्टर्स। ओके, जिसकी वैल्यू R1 R2 R3 मतलब रेजिस्टेंसेस उसका दिया है। तो इसके 3 पॉइंट्स आपको याद में रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये वापस आ गया फिर से इस डायरेक्शन में आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला पॉइंट जो है आई, आई जो रहेगा यहाँ वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सर्किट। ओके, आई क्या रहेगा? इट इज कांस्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई की वैल्यू रहेगी थ्रू आउट द सर्किट, चाहे R1 R2 R3 में से कुछ भी करंट पास हो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज और बैटरी V से रिप्रेजेंट करते हैं। याद ध्यान में रखिएगा V चेंज होता है यहाँ, V इज चेंजेस, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V is equal to V1 plus V2 plus V3। अब ये V1 V2 V3 क्या? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, जो भी सोर्स है हमारा, जो बैटरी है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये तीनों में से अलग में सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन ये तीनों अगर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, रेजिस्टर्स है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग शेयर होगा। ओके, ठीक है, एट डिफरेंट वीज दीज आर ऑपरेटेड। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रहेगा V1 रहेगा, R2 V2 रहेगा और R3 V3 रहेगा। और ये तीनों का सम कितना होगा? इट इज नथिंग बट V, इसलिए मैंने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा। अब आता है लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है? टोटल रेजिस्टेंस, ये तीनों का रेजिस्टेंस का सम कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कितना रहेगा? जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन है सबका टोटल कर लीजिए और वो रहेगा वैल्यू ऑफ R। R रिप्रेजेंट टोटल रेजिस्टेंस या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस, जो कि सम ऑफ ऑल आर्स रहेंगे जो भी सीरीज में रहेंगे। तो ये 3 लॉज आपको याद में रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? अब यहां हम एक के नीचे एक 3 रेजिस्टर्स बना लेते। ठीक है, दिस इज व्हाट R1, दिस इज R2 एंड दिस वन इज R3। इसको हमने यहाँ ज्वाइंट कर दिया, इसे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया हमने ज्वाइंट। ओके, तो फिगर में फ्री हैंड बना रहा हूं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते फिगर ड्रॉ करने के लिए। सो दिस इज व्हाट R2, ये हो गया R1 R2 R3। ऑल दिस आर वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक है। ऑल 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज द टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है R1 R2 एंड R3। ओके, अब देखिए यहाँ क्या क्या चीजें होगी। जब ये आए यहां से लेके यहां पहुंचेगा, आए टोटल करंट यहां तक सेम ही करंट रहेगा, लेकिन जब ये आए एंटर कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आए, तो फर्स्ट रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 है उसके लिए करंट I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा, राइट, यहाँ I2 हो जाएगा, यहाँ I3 हो जाएगा। यहाँ भी जब ये पहुंचेगा तो ये I1 I2 एंड यहाँ भी I3 रह जाएगा। लेकिन जब ये तीनों मिलके इस टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे तीनों करंट, तो ये फिर से रिकंबाइन होकर टोटल I फॉर्म कर लेगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। I1 I2 I3 भी सिर्फ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहाँ इस टर्मिनल पे I की वैल्यू सेम ही रहेगी। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा हेडिंग दे देते हैं। दिस इज व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? I जो रहेगा फॉर अ गिवन रेजिस्टर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, so total I is nothing but the sum of the current flowing through each resistor. Okay,
विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल आई कितना रहेगा, सम ऑफ ऑल द करंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच रजिस्टर। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों मिलके फिर से I बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आते V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। यह कभी भी कांस्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। V जो रहेगा यह कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, या ध्यान में रखिए सेम रहेगा। ये जो V रहेगा इसकी वैल्यू तीनों के लिए सेम रहेगी, R1 R2 R3 के लिए V सेम ही रहेगा। तो ये चीज भी आपको नोट डाउन करना है। अब आते हैं R के लिए। सो लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, व्हाट आर बी द नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो उसका अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम, तो इसका स्टेटमेंट लिखना है अगर हमें, लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म होगा। इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, या फिर द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से एक बार, the reciprocal of total resistance is always equal to the sum of reciprocals of all the resistances connected in parallel combination। ये इसका स्टेटमेंट याद में रखना है आपको। ओके, तो ये हो गया पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे रिलेटेड थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जस्ट मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर में पूछा है वो, या उसके प्रीवियस ईयर में। देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओके, दिस वन इज फर्स्ट रेजिस्टर, दिस इज सेकंड रेजिस्टर, दिस वन इज थर्ड रेजिस्टर, दिस इज फोर्थ रेजिस्टर एंड दिस वन इज फिफ्थ रेजिस्टर। अब देखिए, ओके, this is तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा I। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। थोड़ा सा फिगर यहाँ ऐसे हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये भी कनेक्टेड है, जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है उसे समझ लीजिएगा। ओके, दिस इज अ सिंपल फिगर, ये फिगर दिया है। अब यहाँ कितने रेजिस्टर्स यूज किए, 5 रेजिस्टर्स। दिस इज व्हाट R1, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, R3 एंड दिस वन इज R4 एंड दिस वन इज R5। अब इसके वैल्यूज दिए, याद दिया बैटरी जो दिए 12 वोल्ट की बैटरी दी है इसमें। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ओके, की भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। दिस इज की बनाना बहुत जरूरी है, कोई भी सर्किट डायग्राम बनाओगे आप तो की डालना जरूरी है उसपे। ओके, तो ध्यान में रखिए सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब यहाँ दी कितनी वैल्यू, देखिए R1 इज इक्वल टू दिया है 10 ओम, R2 कितना दिया है 40 ओम, ओके, R3 कितना दिया है 20 ओम, R4 कितना दिया है 30 ओम एंड दिस इज R5 इज 60 ओम दिया है। ओके, फाइंड क्या करना है इस सर्किट डायग्राम में, ये जो सर्किट डायग्राम दिए, डिफरेंट रेजिस्टर्स दिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए हैं, इसमें हमें फाइंड करना है इस सर्किट डायग्राम। जैसे R1 R2 R3 R4 R5 की वैल्यूज दिया, R1 R2 है 10 40 दिया है, R2 R3 R5 दिया है 20 30 60 दिया है ओम के फॉर्म, ओके, ओम यूनिट के फॉर्म में। तो इस सर्किट में सबसे पहले हमें निकालना है कंबाइंड रेजिस्टेंस, दैट इज वैल्यू ऑफ R। ओके, और दूसरा फाइंड आउट करना है टोटल करंट इन अ सर्किट, I की वैल्यू हमें फाइंड करना है, टोटल करंट। तो देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड व्हाट R और दूसरा है I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। ओके, टोटल रेजिस्टेंस, R फॉर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस जो भी बोलिए। देखिए अब यह फिगर को समझ लेते हैं, ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ध्यान में रखिएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इससे कनेक्ट हो रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इससे कनेक्ट हो रहा है। अगर इस वायर को सीधा कर लिया जाए तो ये पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे ले लेते हैं हम
RP1, ध्यान में रखो। और इस सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेते हैं RP2। तो ध्यान में रखिएगा वर्डिंग ये, RP1 मतलब फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन ये वाला, RP2 मतलब सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये RP1 और RP2 जो है एक ही लाइन में है, RP1 कनेक्टेड विद RP2। तो ये दोनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में हो जाएगी। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले RP1 की वैल्यू निकालेंगे, RP1। लेकिन यहाँ जो RP1 निकालने के लिए दोनों पैरेलल में है, तो लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 1 अपॉन, अब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है इट इज RP1 लिया है हमने, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये RP1 की वैल्यू इससे निकल जाएगी। अगर वैल्यूज 10 और 40 या सब्सटीट्यूट कर देते तो 1 अपॉन RP1 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते इसका, 40 एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस 1, ओके। तो कितना हो जाएगा 5/40, 5/40, 1 अपॉन RP1 जो है 5/40 होता है। RP1 दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, आंसर आ जाएगा RP1 इज इक्वल टू कितना होगा 40/5 हो जाएगा, 40/5 मींस 8 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 8 ओम। वैसे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी निकालेंगे सेकेंड, 1 अपॉन RP2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कितना रहेगा, 3 2 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 6/60 हो जाएगा। 1/RP2 की वैल्यू 6/60 मतलब 6 1 जा 6 10 जा 1/10 होगा। तो RP2 जो आएगा आपका कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। 10 ओम हो गया। अब हमें पता है कि RP1 और RP2 ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस और कंबाइंड रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। तो R क्या हो जाएगा, RP1 प्लस RP2, ये हो जाएगा RP1 प्लस RP2 दैट इज 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 18 ओम। ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, ओके। तो इस तरीके से हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। देखो 8 प्लस 10 18 ओम टोटल रेजिस्टेंस दिया है, निकाल लिया। V दिया है इसमें 12 वोल्ट, ओके। तो एक पार्ट तो आ गया हमारा, दैट इज R। अब I निकालना है हमें, I तो यहां हम ओम्स लॉ यूज कर लेंगे। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। चलो कहा लिखते इसे, तो I निकालना है, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है 12, सॉरी 18, V is 18, total resistance of V is 12 and R is 18, 6 2s are 6 3s are, so current कितना हो जाएगा 2/3 में 0.66 और 0.67 एम्पियर। इस तरीके से करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन अ गिवन सर्किट, ओके। तो ये था ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ने दोनों दिया था। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन टॉपिक से ही है, और किस तरीके से उसे अगर इनकेस बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए ये बना लिया मैंने एक रोमबस, ओके, दिस इज रोमबस। ध्यान दीजिएगा फिगर के ऊपर। चलिए बीच का पार्ट इसका हटा देते हैं और यहां डाल देते हैं हम रेजिस्टर्स, ठीक है। यहां डाल दिया हमने रेजिस्टर्स, ओके। और इसके जो अलोंग डायगोनल्स है या टर्मिनल है, ये वायर जोड़ दिया हमने और ये वायर जाएगा बैटरी के पास, ओके। या की आ गया, ठीक है। एमीटर डाल दिया यहां, ओके। नाउ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसे दे दिया हमने R1, इसे दे दिया हमने R2,
R3 R4, ठीक है। और मान लेते हैं ये 6 वोल्ट बैटरी है। अब देखिए यह जो हमें वैल्यूज फाइंड करना, और एक तीसरा रजिस्टर भी बीच में हो सकता है, या ध्यान में रखिएगा ये तीसरा रजिस्टर यहां कभी कभी दिया जाता है। दिस इज व्हाट R5। अब इसमें टोटल करंट और टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो समझना है इस क्वेश्चन को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, और टोटल करंट इन सर्किट आई की वैल्यू निकालना है। या फिर से R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए R की वैल्यूज गिवन रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन रहेगी। तो यहां ले लेते R1 इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। यहां भी ले लेते 1 ओम, यहां ले लेते 2 ओम्स, और R3 इज इक्वल टू ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, ठीक है। इसे बीच वाला 2 एम और 2 ओम्स दिया। इस तरीके की कुछ वैल्यूज दे सकते हैं। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। ये देखिए ये एक सीधी लाइन होगी, सीधी लाइन, यानी मतलब ये दोनों R1 और R2 जो है सीरीज में है, ये R3 और R4 भी सीरीज में है, ठीक है, ओके। ये दोनों सीरीज में, ध्यान में रखिए इस वायर को जो है स्ट्रेट कर देंगे तो R1 R2 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। R3 R4 को भी स्ट्रेट कर देंगे, सीरीज में हो जाएगा। मतलब ये इस तरीके का फिगर बनेगा, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका R5, और ये हो गया R3 एंड दिस इज R4। तो ये हो गया R1 R2 R5 R3 R4, और ये इस तरीके से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किट है, यहां से ध्यान में रखिएगा। अब यहां देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा, सॉरी इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ओके। तो फर्स्ट ये वाला जो टर्म है क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी इसकी वैल्यू 1 दिए, तो इसका कितना हो जाएगा, कंबाइंड 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा दोनों का मिला के। इसका भी हो जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस, राइट, ओके। होप्स के समझ में आ चुका होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा सीरीज में, दिस प्लस दिस, 1 प्लस 1 2 ओम, ये ऑलरेडी 2 ओम दिया है। ये भी दोनों का मिला के कितना होगा, 1 प्लस 1 2 ओम्स हो जाएगा। उसके बाद अभी इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया, 2 ओम्स हो गया। ये 2 ओम, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 2 ओम्स हो गया। अब ये तीनों पैरेलल में है तो क्या होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 हो जाएगा, ओके। ये दोनों की वैल्यू 2 है, 1/2 प्लस बीच वाला भी 2 है तो 1/2 लिखेंगे, तीसरा भी कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 1/R इज इक्वल टू 3/2। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 2/3। R की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 आ जाएगी, ओके। तो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा 2/3 में 0.66 समथिंग रेजिस्टेंस रहेगा इसका। और तो रेजिस्टेंस आ गया है इसका, V दिया है तो I भी निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ओके। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R। V कितना है 6, R कितना है अभी निकाला 2/3, तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 तो 9 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो होगा, यहां से लेके यहां तक, ध्यान में रखिएगा। फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ, ओके। तो करंट यहां से यहां तक जो फ्लो होगा इस इतने पार्ट में, वो 9 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है। किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ बताया है आपको, ओके। तो हर एक छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है, नोट डाउन कर लेना है जरूर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करें तो ये वो चीज आपको रिकॉल हो जाए। तो ये था हमारा व्हाट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ओके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, या तो उससे पहले देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ही देख लेते हैं, ठीक है।
हाँ, उससे पहले क्वेश्चन है कि कोई भी गैजेट को पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो कोई भी गैजेट को पैरेलल में जब कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अलग अलग गैजेट्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ओके, तो पैरेलल में क्या होता है, दूसरा एक फायदा ये है कि अगर कोई अप्लायंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, अगर यहाँ पहले वाले अप्लायंस में अगर कोई खराबी आ जाती है तो यहाँ सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं होगा। मतलब पहला अप्लायंस खराब तो आगे के भी अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। तो ये पहला उसका ड्रॉबैक बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसलिए कोई भी गैजेट सीरीज में नहीं कनेक्ट किया जाता पैरेलल में। ओके, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में एक ये जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस गैजेट के लिए जितना करंट की जरूरत है उतना ही करंट सप्लाई उसमें होता है। और दूसरी चीज है कि एक आधा गैजेट अगर ये खराब भी हो जाता है लेकिन स्टिल रिमेनिंग जो गैजेट्स है वो वर्क करते रहेंगे। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी एडवांटेज है ये लिखना है आपको। ओके, एडवांटेज ऑफ पैरेलल और सीरीज, ये क्वेश्चन आता है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ओके, अब देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा। जो भी हीटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इलेक्ट्रिक आयन हो गया, ये सारे एप्लीकेशन है किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब जो भी डिवाइसेस घर में हम यूज करते हैं, गैसेट्स यूज करते हैं, उसमें स्पेशल टाइप के फ्यूज लगे रहते हैं। ओके, तो उसका रेटिंग रहता है। तो जो रेटिंग है 1, 2, 3, 5 ऐसे रेटिंग रहती है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे जो भी इलेक्ट्रिक आयन है 1000 वॉट पे ऑपरेट होती है। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक आयन जो है ज्यादा से मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करती है, 1000 वॉट पे वो ऑपरेट होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक आयन में जो फ्यूज यूज होता है उसका रेटिंग जो है 5 एम्पियर रेटिंग होता है। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक आयन का जो फ्यूज का रेटिंग होता है वो 5 एम्पियर होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बता देते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कोई भी गैसेट है उसमें अगर कंटिन्यू अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ पार्ट उस इलेक्ट्रिक करंट का उस गैसेट को हीट अप करने में, जैसे कोई फैन है, सीलिंग फैन है ऊपर वाला जो रोटेट होता है, कुछ 1-2 घंटे बाद अगर उसको बॉडी को टच करोगे तो हॉटनेस फील होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें से करंट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ओके, रोटेट करने के लिए तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट उसको हीट अप करने के लिए भी यूज होता है। तो ऐसी जो चीज होती है इसको ऐसे इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसमें आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए शॉर्टकट में पहले देख लेते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या और एक फॉर्मूला याद में रखना, P इज इक्वल टू वी आई या फिर P इज इक्वल टू वी आई टी। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले देख लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, उसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ओके, कोई भी हीटिंग डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, जैसे माइक्रो टोस्टर है, ओके, इलेक्ट्रिक कैटल है। सो जब उसमें से करंट फ्लो तो वो हीट अप होते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कॉमन सेंटेंस होगा इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा मैं, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहा हूं वो H है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, लॉ नंबर 1, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ओके, एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the square of current, directly proportional to square of current। ये है फर्स्ट लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फर्स्ट लॉ है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, सेकंड है, सेकंड लॉ है इसका, द अमाउंट ऑफ जनरेटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, is sorry, it's R, okay, for a given current।
ओके, जो भी करंट दिया रहेगा फॉर अ गिवन करंट। एंड थर्ड लॉ है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कितने देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है, ओके, कितने देर के लिए करंट फ्लो कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि हीट कितना हीट अप होगा कोई भी अप्लायंस। ओके, सो दीज आर द थ्री लॉस। होप सो कि समझ में आ गया, वो शॉर्टकट तरीके से समझाया हूं, ओके, लेकिन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार आपको ये स्टेटमेंट याद में रखना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसके बाद ये तीनों आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया, ये हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करना होगा हमें, क्यों पावर अलग अलग 9th क्लास में भी पढ़ा है आपने। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इसका दूसरा डेफिनेशन भी दिया है बुक में, द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी गैजेट यूज करता है, किस रेट से। देखिए, अब कोई अप्लायंसेस कम करंट के ऊपर भी ऑपरेट होता है, किसी को ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। ध्यान में रखिएगा, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिनोटेड बाय P और इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज P इज इक्वल टू V इंटू I। अगर टाइम मेंशन है फॉर अ गिवन टाइम तो इंटू हम T लिखेंगे, से दिस इज T। तो ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक पावर is P is equal to VIT होगा। okay, so what is the unit of power? It is watt। okay, watt is WATT, watt is what is a power unit of power। अब इसका कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट इज किलो वॉट आर। ओके, किलो वॉट आर इज इक्वल टू किलो वॉट आर, ये उसका कमर्शियल यूनिट रहेगा पावर का। और 1 किलो वॉट आर कितना होता है, तो देखिए 1 किलो मतलब हो जाता है 1 किलो वॉट आर, मतलब जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलो मतलब होता है 1000 वॉट। ओके, और आर मतलब कितना होगा, 60 इंटू 60 1 आवर मतलब 60 मिनट, और उसको और से इंटू 60 करेंगे तो सेकेंड में। ओके, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 36 और 5 0 1 2 3 4 5 जूल। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3.6, तो डेसिमल कितने डिजिट में 3 और 3 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी भूलना नहीं है। ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, 1 किलोवाट आवर जो है, जो हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसको यूनिट्स के फॉर्म में हम करते हैं। 1 यूनिट, कितना यूनिट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिलिंग होता है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स मेंशन रहते हैं, तो उसमें 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। लेकिन अगर हम बोले कि 1 यूनिट मीन्स कितना होगा, तो 1 यूनिट मीन्स 1 किलो वॉट आर होगा। ध्यान में रखिएगा, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वॉट आर। ठीक है, तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। कोई रेफ्रिजरेटर है, कूलिंग डिवाइस रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। इट इज ऑपरेटेड एट 400 वॉट। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर, तो उसका पावर कंजम्पशन कितना है, 400 वॉट दिया है W। ओके, 400 वॉट के ऊपर ऑपरेट होता है। अगर इस रेफ्रिजरेटर को हम डेली 8 आवर्स तक यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, 8 आवर्स तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। कितने नंबर ऑफ आवर्स, टाइम कितना है, टाइम इज 8 आवर्स के लिए यूज करें डेली। तो 30 डेज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्टिंग होगा, ओके, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्टिंग होगा, अगर 1 यूनिट का कॉस्टिंग है, 1 यूनिट का कॉस्टिंग है ₹3। ओके, और 1 यूनिट मैंने कितना बताया, 1 यूनिट मीन्स 1 किलो वॉट आर। ध्यान में रखिएगा, ₹3 या ऐसे भी लिख सकते हैं, और ₹3 पर किलो वॉट आर। तो 1 किलो वॉट आर का रुपीस अगर 3 रहेगा तो एक महीने में कितना हमें कॉस्टिंग पड़ेगी, या तो जो भी है बिल जो आएगा इलेक्ट्रिक का वो देना पड़ेगा। ओके, तो कितना होगा, टोटल कॉस्ट फॉर
30 डेज कितना हो जाएगा, पावर कितना है 400 वॉट, 400 वॉट। ओके, इसको हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे क्योंकि किलो वाट हमें चाहिए, इनटू, चलिए इसको लिख लेते हैं, कितना है 8 आवर्स के लिए डेली यूज हो रहा है और 30 डेज इंटू 30 कर देंगे और रेट कितना है ₹3, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा आपका रुपीस में, या तो इसको एक काम कीजिए, पहले ये आ जाएगा किलो वॉट आवर में आंसर आ जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया हमने, ये 101022 ये कट गया, तो इतना जो आंसर आएगा कितना आएगा 8 4 32, 32 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, उतना हमने यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी, इतना किलो वॉट आवर हमने पावर इलेक्ट्रिक पावर यूज किया है और उसको इंटू 3 करेंगे तो हमारा कॉस्टिंग आ जाएगा। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का शॉर्टकट, बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया। होप से कि आप बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में और भी बताने वाला हो, या तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, उसमें न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करके दिया, तो आप जरूर देखना मत भूलिएगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू जोश के साथ करना शुरू रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।